चले सर, हमेशा की तरह सबसे पहले रिवाइज करेंगे अब तक जो हमने पढ़ा था IAS 21 और फिर इंशाल्लाह जो है आगे बढ़ेंगे। सर अब तक हमने क्या पढ़ लिया था IAS 21 में, जल्दी बताएं। हमने पढ़ा था सर IAS 21 ऑब्जेक्टिव फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस के लिए आया, फिर आगे बढ़े और आगे बढ़ते हुए हमने क्या पढ़ा सर, हमने आगे बढ़ते हुए पढ़ा कि सर स्कोप, जहां जहां फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन जाएंगी हमारी निगाहें किसकी तरफ जाएंगी, IAS 20। लेकिन सर लेकिन हमारे सिलेबस में पूरा नहीं है। क्यों सर, बाकी कहां पढ़ेंगे इंशाल्लाह, FAFR में, है ना सर। कंसोलिडेशन के साथ जो इसका इंपैक्ट है वो FAFR में, अदर देन कंसोलिडेशन आपके सिलेबस में है। सर फिर हम आए थे, हमने कहा था कितनी तरह की करेंसीज होती हैं, 3 तरह की। कौन कौन सी? प्रेजेंटेशन करेंसी जिसके अंदर अकाउंट्स बनते हैं, फंक्शनल करेंसी जिसके अंदर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती हैं। फंक्शनल करेंसी में इंपॉर्टेंट चीज सर हमने क्या पढ़ा था, हमने कहा था सर प्राइमरी इंडिकेटर्स, और याद रखें अब तक पेपर में टेस्ट इस तरीके से नहीं हुए, प्राइमरी और सेकेंडरी। इसके ऊपर एक सवाल भी मैंने रखा है, ICAW ने पूरा कोई जो है 6 नंबर का इसके ऊपर सवाल बनाया था। सही है सर। प्राइमरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं? हमने कहा कि सर जो है सेल्स और परचेज ऑफ गुड्स जो हैं जिसमें आप करते हो वो हमने कहा, और जिसमें सेल प्राइसेस आपकी रेगुलेट होती हैं, ये प्राइमरी इंडिकेटर्स हैं, पहले इनको देखना है। सेकेंडरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं? जिसके अंदर आप जो है फाइनेंसिंग रेस करते हो या अपना पैसा सेव करते हो। सर प्राइमरी क्या ऐसा क्यों दिया गया? क्योंकि सर हमने कहा बाज मर्तबा एक जो है कंपनी मल्टीपल करेंसीज में क्या कर रही होती है, डील कर रही होती है। ऐसा ही है सर। तो हमने कहा आप जैसे पाकिस्तान में बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो 70%, आपको पता ना हमारा मुल्क माशाल्लाह अल्लाह बचाए खैर, वैसे 70% हमारा रॉ मटेरियल जो है इंपोर्टेड है। कितने परसेंट? तो आपको हमारी तो फिर पता है ना सर। चले सर फिर आगे बढ़े थे, आगे बढ़ते हुए हम बढ़े थे और हमने कहा था कि सर तीसरी होती है फॉरेन करेंसी, है ना सर। फिर आगे बढ़े थे जो अदर देन फंक्शनल हो। फिर हमने पढ़ा था कि सर इस स्टैंडर्ड ने 2 उस पे तोड़ा है। पहला हमने कहा कि सर हमारे पास था मॉनेटरी आइटम्स, और मॉनेटरी आइटम्स क्या होते हैं सर? यार उसको बोलना बड़ा हैंड आउट बनेगा, नीचे से उठा लेना। क्या होते हैं मॉनेटरी आइटम्स? हमने कहा कि सर जो कि कैश में रियलाइज हो, कैश में सेटल हो, उनको हम कहते हैं और कैश इटसेल्फ नॉन मॉनेटरी आइटम, जिनका बेनिफिट कैश के अलावा भी, जैसे मैंने आपको कहा सर देखा जाए तो सारे ही बेनिफिट कैश में, आप केनियस चाहिए लैपटॉप भी बेच सकता है, ये AC भी, बट हमने कहा इनका बेनिफिट कैश के अलावा भी पॉसिबल है। इसका बेनिफिट कैश के अलावा भी पॉसिबल है। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं? पक्की बात है सर। फिर हमने कहा था सर मॉनेटरी आइटम्स को हम 3 दफा ट्रांसलेट करते हैं, मतलब लोकल करेंसी में कन्वर्ट करते हैं। कौन कौन सी 3 दफा? हमने कहा सर एक होता है ट्रांजैक्शन डेट, ट्रांजैक्शन डेट पे क्या कोई गेन लॉस आता है सर? दूसरा रिपोर्टिंग डेट, रिपोर्टिंग डेट पे क्या कोई गेन लॉस आता है? तीसरा सर सेटलमेंट डेट पे गेन लॉस आता है, और इसका गेन लॉस कहां जाता है? P&L में। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं? फिर हमने सर एक और बात भी पढ़ी थी, क्या इंपोर्टर बाबू कौन होते हैं? वफादार। और एक्सपोर्टर बाबू सर ऐसा क्यों कहा था? देख हीरो इतने ही पढ़े हुए थे और नहीं पढ़े हुए। एक्सपोर्ट किस किस के पास हैंड आउट नहीं है? कौन है वो अजीम हस्तियां जिनके पास हैंड आउट नहीं है? चले सर फिर हम आगे बढ़े, और आगे बढ़ते हुए हम कहां तक चले? इंपोर्टर भाई वफादार और एक्सपोर्टर। क्यों हमने ऐसा कहा था? हमने कहा मुल्क का फायदा, मुल्क का नुकसान इंपोर्टर का नुकसान, और मुल्क का नुकसान एक्सपोर्टर का, और मुल्क का फायदा। तो याद रखना सर इंपोर्टर और एक्सपोर्टर जो है इनका ये रिश्ता तुम्हें पेपर में आसानी करवाएगा। यहां तक हम क्लियर हैं? चलें सर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हैंड आउट किस किस के पास नहीं है? थोड़ी देर में आ जाएगा, मोबाइल में तो होगा, बस मोबाइल में खोलें आप लोग, है ना। हम सवाल करेंगे, होमवर्क हम आज की क्लास के एंड में डिस्कस करेंगे। कुछ आप लोग का IAS 16 भी अब टेस्ट होगा, है ना। अच्छा ये माशाल्लाह ग्रेट काजी ने जो पढ़ाया हुआ है,
आज की क्लास में होमवर्क जरूर डिस्कस होगा। कोशिश करो होमवर्क कर लिया करो यार, क्लास में बैठे बैठे कर लिया करो 10 मिनट। नहीं सर बहुत मसरूफ है ना हम लोग। चलें सर, अगला जो सवाल है उस पे आपको लाने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स दूंगा शिपिंग इंडस्ट्री के। किसके सर? शिपिंग इंडस्ट्री। शिपिंग इंडस्ट्री आपको पता है हमारे मुल्क में सबसे ज्यादा कौन सी दो इंडस्ट्रीज चलती हैं? टेक्सटाइल और दूसरी शिपिंग। और आपको पता है फर्ग्यूसन इन दोनों का ऑडिट नहीं करता। क्यों सर? इन दोनों में जो है ना बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनको साबित करना बहुत मुश्किल होता है। तो फर्ग्यूसन अपने आप को टेक्सटाइल से भी बचा कर रखता है और शिपिंग से भी, कि हमारा नाम खराब ना हो। वरना सर आपको लगता है कि कोई कस्टम वाले बाबू सही काम करते हो? तो सर अब सर इन्हीं जो इंडस्ट्रीज के अंदर आज हमारा है लेक्चर 3। सर जब भी आपको ये तो पता है ना कि सर इंपोर्टर एक्सपोर्टर उनके दरमियान का रिश्ता है ना सर। अब सर एक्सपोर्टर बाबू जो होते हैं कौन होते हैं सर? एक्सपोर्टर बाबू जो होते हैं थैंक यू यार, क्या बात है। एक्सपोर्टर बाबू जो है वो जब भी इंपोर्टर को प्राइस कोट करते हैं ना तो वो दो बेसिस अपने पास रखते हैं। या तो वो कोट करेंगे FOB बेसिस या होता है CNF। अब सर FOB का आइडिया है किसी को? फ्रेट ऑन बोर्ड। फ्रेट ऑन बोल्ट। और ये क्या होता है? कैरेज एंड फ्रेट। अब नौजवानों इनका जरा समझना कॉन्सेप्ट। फ्रेट ऑन बोर्ड क्या होता है? सर सामने वाला एक्सपोर्टर कहता है देख भाई इंपोर्टेड, मैं तुझे 1000 kgs ऑफ चावल भेज रहा हूं, पाकिस्तान से जा रहे हैं अमेरिका। तो पाकिस्तानी एक्सपोर्टर बोलेगा अमेरिकन इंपोर्टर को कि मैंने अपने मुल्क में तेरे बताए हुए जहाज पे माल लोड करवा दिया, इसके बाद मेरी जिम्मेदारी खत्म। रास्ते में चावल खराब हो कुछ भी हो वो अब तेरा नुकसान है। मेरा कहां तक था? मैंने अपने मुल्क में तेरे बताए हुए जहाज पे, जो तेरी शिपिंग लाइन है, जो तूने कहा होगा कि भाई इस जहाज पे माल चढ़ा दे, उस पे मैंने माल चढ़ा दिया। इसके बाद खत्म, टाटा बाय बाय, मेरा जो है माल से ताल्लुक नहीं, मेरा पैसे लेने का हक इस्टेब्लिश हो गया। CNF में क्या होता है? पूरा रास्ता जब तक तेरे मुल्क में माल नहीं पहुंच जाता, जब तक तेरे मुल्क में माल नहीं पहुंच जाता तब तक मैं जिम्मेदार रहूंगा। एक्सपोर्टर इंपोर्टर को कहेगा। पाकिस्तानी ने कहा कि जब तक अमेरिकन पोर्ट पे माल जो है या जहाज जो है जिसमें आ रहा है शिप, वो जब तक जो है नहीं पहुंच जाता आपके पोर्ट पे तब तक जिम्मेदारी मेरी है। अब सर आ जाए यहां पर रिस्क ट्रांसफर्ड अर्ली, that is on day of loading in exported country। अब यहां पर आते कैरेज एंड फ्रेट में। रिस्क ट्रांसफर्ड late, that is on day of arriving in importer country।
अब सब बच्चे प्यारे और अच्छे इधर भी देखेंगे सर, FOB और हमारा जो है IS 21 का इम्पैक्ट क्या होगा, है ना सर। FOB केस के अंदर जरा सुनना, अगर वो बोलेगा ना FOB बेसिस है, तो आप अगर सेलर हैं तो आप अपना रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करेंगे, जब वो बता देगा कि किस दिन वो ट्रांसफर हो रहा है रिस्क एंड रिवॉर्ड, या किस दिन जो है वो आपने जहाज पे लोड कर दिया। और अगर वो कहेगा CNF है, तब आप कब लोड रिकॉर्ड करेंगे अपना रेवेन्यू, जब वो बताएगा जिस डेट को उसके मुल्क में पहुंच गया। ठीक है सर। तो अब हमने कहा FOB में लिख लें, ये भी कॉपी करें, सेलर विल रिकॉग्नाइज, ये कॉपी कर देते हैं। समझे सर कि सेलर अपना रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करेगा, ऑन डेट ऑफ लोडिंग इन हिज ओन कंट्री, और बायर विल रिकॉग्नाइज एसेट इन्वेंट्री ऑन डेट ऑफ लोडिंग इन एक्सपोर्टर कंट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ये हमें सवाल में जो है ना बताएगा और हमें सवाल के हिसाब से इसको देखना है। अब बोलते हैं कस्टम वो वाहिद जगह है, कस्टम वो वाहिद जगह है जहां पर लोग पैसे देते हैं कि उनकी प्रमोशन ना हो। सही है सर, कस्टम के अंदर लोग पैसे देते हैं कि उनकी प्रमोशन, क्यों सर, क्योंकि जितना छोटे लेवल पे आप होगे उतने रिश्वत कमाने के चांसेस ज्यादा हैं। एक आदमी है जो कस्टम के अंदर जो है, एक आदमी है जो कस्टम के अंदर पियोन है और उसका दुबई में होटल है। यहां पर कस्टम में पियोन है और दुबई में वो स्टोरी सुनाई थी मैंने अपने स्टूडेंट की। सर कस्टम जो है ना, ये आप एक पूरा वो है आपका रिश्वत का घर। सबसे पहले कस्टम है और फिर FBR है। तभी मैं बच्चों को कहता हूं कि टैक्स में कैरियर बनाने से पहले जो है ना, इस बात का, पाकिस्तान में टैक्स में कैरियर बनाने से पहले इस बात का ख्याल रखना कि हाथ गंदे करने पड़ेंगे। चलें सर बढ़े आगे। अब बताएं सर CNF में कब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेगा और कब अपना एसेट इन्वेंटरी रिकॉग्नाइज करेगा बायर? इंपोर्टर की कंट्री में पहुंच जाएगा। बढ़े आगे सर। FOB की जगह मैं यहां पर अब क्योंकि हटा मिटाकर आपको पूरा ही कॉपी करना होगा, CNF लिख रहा हूं। चलिए सर मुझे बताएं, ज्यादातर ट्रांजैक्शन में FOB होता है या CNF होता है? बताएं भाई, FOB होगा या CNF? CNF। वजह पता है, खास तौर पे जब हमारे जैसे मुल्क, एशियन ममालिक और पाकिस्तान हो गया, इंडिया, चाइना, ये भेज रहे होते ना बाहर, तो घोड़ा कहता है नहीं भाई, तेरा माल जब तक यहाँ पर नहीं पहुंचेगा तब तक। लेकिन जो वो मुल्क होते हैं जो कि अंग्रेजों के होते हैं, तो हम तो अल्लाह माफ करे बोलते हैं हाँ सर जो आप बस आप माल दे रहे हैं यही काफी है। सही है, तो आप जिसमें भी दे दे हम तो खुश हैं, तो वो FOB करते हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट का सबको अंदाजा है क्या होता है सर? लेटर ऑफ क्रेडिट गारंटी कौन किसको देता है? इंपोर्टर एक्सपोर्टर को। अपने मुल्क में सूदी इदारे बैंक के पास जाता है, बोलता है भाई मेरे को गुड्स पहुंचाने हैं, तो क्या कर दे, तो एक गारंटी दे दे। चलें सर। Recording in progress. ऑनलाइन वालों, आई थिंक नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। ऑनलाइन वालों आप हमारे साथ हैं ना? CNF वाली बात ये आपने कॉपी कर ली, तो हम आगे बढ़ते हैं, फिर सवाल की तरफ आएंगे।
बेटा तूने हैंड आउट को बोल दिए रो। अच्छा वो उसको किसको मुबशिर को दिया हैंड आउट? उनको बोले जल्दी करवा दें। चले सर आगे बढ़ते हैं। अब सवाल पे आएंगे और सवाल पे आप लोगों का IAS 16 भी टेस्ट हो जाएगा। जिन बच्चों के पास हैंड आउट नहीं उनको हैंड आउट अभी मिल जाएंगे, तब तक आप अपने मोबाइल पे जो है हैंड आउट खोल सकते हैं मेरा बच्चा। पेज नंबर 6 पे आएंगे और सबसे पहले सर सवाल करना याद रखें सर। इसका जो अब तक सवाल पेपर में आया है ना IAS 21 का, मैंने आपको पहली क्लास में बता दिया था, या मतलब पिछली क्लास में, कि ये स्टैंडर्ड जो है एक तरह से बहुत सारे खानदान के उन लोगों का किरदार अदा करता है जो कि किसी भी फंक्शन में आके उसका बेड़ा गर्क कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक के साथ आ सकता है। इसके ऊपर जो पास पेपर में सवाल आता है यूजुअली वो एंट्रीज का आता है। ये आपके शायद सिलेबस में वाहिद स्टैंडर्ड है जिसके डिस्क्लोजर हमारे पास नहीं है, क्योंकि सर इसके डिस्क्लोजर जो है वो बड़े लेवल पे हम बनाते हैं। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ने। D&D प्रिपेयर जर्नल्स टू शो हाउ द अबव कॉन्ट्रैक्ट शुड बी अकाउंटेड फॉर अंडर IAS 21। सही है सर, ये D&D वाला सवाल आपकी बुक का है, स्टडी टेक्स्ट का सवाल है। अब आते हैं, और ये इसने उठाया वैसे ACCA से। आ जाए। D&D Limited is a listed company having its operation within during the year ended 31 December 2016. Company contracted to purchase plant and machineries from a US. The terms and conditions thereof are given below. Total cost of contract कितनी है? $1,00,000। टोटल कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितनी है? $1,00,000। फिर कह रहा है पेमेंट टू बी मेड इन अकॉर्डेंस विद द फॉलोइंग। साइनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पे कितना पैसा देना है? $20,000 जुलाई 1, 2016। फिर कह रहा है ऑन शिपमेंट, शिपमेंट पे कितना देना है सर? $50,000, 50,000 सितंबर 30, 2016। ठीक है। आफ्टर इंस्टॉलेशन एंड टेस्ट। अब सर शिपमेंट का एक छोटा सा स्टैटिक लगा हुआ है जिसको आप लोग यूजुअली इग्नोर करते हैं। लगा हुआ है सर, क्या कह रहा है? ऑफ ओनरशिप आर ट्रांसफर्ड ऑन शिपमेंट। सर यहां पर हम बायर हैं या सेलर हैं? बायर हैं। तो हम अपने पास एसेट को कब रिकॉग्नाइज करेंगे? पीपी को कब रिकॉर्ड करेंगे? तो सर जो हमारे पास जो पहली पेमेंट की 1 जुलाई को, वो क्या होगी? वो होगी एडवांस। वो क्या होगी? फिर कह रहा है रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ऑफ ओनरशिप आर ट्रांसफर्ड ऑन शिपमेंट। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट वेंट थ्रू इन अकॉर्डेंस विद द स्केड्यूल एंड द कंपनी मेड ऑल द पेमेंट्स ऑन फॉलोइंग एक्सचेंज रेट्स आर अवेलेबल। 1 जुलाई को डॉलर कितने का था? 30 सितंबर को 31 दिसंबर और 31 जनवरी। अब मुझे बताएं कि हमारी करेंसी स्ट्रांग हो रही है या वीक हो रही है? हमारी करेंसी अभी क्या PKR वीक हो रही है ना सर, और हम यहाँ पर इंपोर्टर हैं। तो अगर आपकी करेंसी, अब सुनना तुम्हारे दिमाग में फौरन, यार मेरी करेंसी वीक हो रही है, मैं इंपोर्टर हूँ, तो मैं तो वफादार हूँ, तो मेरा क्या आना शुरू हो जाएगा? एक्सचेंज लॉस। क्या आ जाएगा? एक्सचेंज लॉस। चलिए सर अब आ जाए, सवाल करते हैं। जब तक मैं ना कहूं कॉपी कोई नहीं करेगा। सवाल हम करेंगे बोर्ड पे, और सब आपने जो है जब तक मैं ना कहूं हम इसकी एंट्रीज बनाएंगे, और एंट्रीज में सब बच्चे इधर आ। मेरा बच्चा कॉपी कोई कॉपी नहीं करेगा। एक चीज जो मैंने पिछली क्लास में बताई थी कि रजिस्टर पे नंबरिंग कर लो, कौन सा सवाल किस पेज पे, क्योंकि सर एंड में रिवीजन में आसानी, याद रखो एंड में रिवीजन आसान। तो इसके अब आए सर, पहली एंट्री में कब बनाऊंगा? 1 जुलाई 2016।
16। कितना एडवांस दे रहा हूं? कॉपी कोई नहीं है भैया। मैंने कहा सर $20,000 का एडवांस अगर मैं दे रहा हूं 1 जुलाई को, तो सर एडवांस को डेबिट करूंगा तो क्रेडिट क्या होगा? सूदी दर। सर याद रखें, डॉलर की पेमेंट जो है ना बैंक के थ्रू होती है, सही है, नहीं तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस हो जाता है। क्या रेट चल रहा था? 60.5। कितने बने? 12 लाख। और अभी कितना चल रहा है? सुभान अल्लाह। आ जाए, यहां तक क्लियर है? अब ऑन शिपमेंट पे सिर्फ सब कैलकुलेटर पे मुझे करके बताएंगे। क्या मैं पीपी रिकॉर्ड कर लूंगा? तो सब मुझे बताएंगे किस अमाउंट से करूंगा। तुक्का देखो, गलती से नहीं डरना, ना पहली है ना आखिरी है। तुम लोगों ने कितनी तो गलतियां जिंदगी में की और पेपर के बाद तो कितनी कर चुके हो, पेपर के बाद भी, है ना। टोटल अमाउंट रुपीज में 61 पे तो पता है कितना आएगा। पीकेआर में पीपी कितने में डेबिट करूंगा? 60। 30 सितंबर 16 को पीपी कितने से डेबिट होगा? 6 पॉइंट। कितने लोग कह रहे हैं 6.1 मिलियन? हाँ हाँ, हाथ उठाए। 6 ओके, 6100 वाले हाथ उठाए, हाथ उठाए। ऑनलाइन वाले तुम लोग माशाल्लाह। और ठीक है, अभी आते हैं, देखते हैं। सर देखें, सबकी तवज्जो इधर, कॉपी। सर ये बात आप देख लें, सब इधर से। सर 30 सितंबर को मैं कितने पैसे दे रहा हूं? $50,000 दे रहा हूं। रेट क्या चल रहा है? 61। मानते हो? सर क्या 31 जनवरी को एक और पेमेंट मेरे पास आ रही है? जब मैं पीपी अपने पास आज रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो वो जो 31 जनवरी के $30,000 हैं, वो भी मुझ पे ड्यू हो जाएंगे आज, है ना सर? वो भी तो ड्यू हो जाएंगे। अब आए सर, आए एंट्री बनाते हैं। हमने कहा भैया पीपी डेबिट, बैंक क्रेडिट और पेबल। अब सर कॉपी नहीं करेंगे क्या कोई भी? मुझे बताए बैंक कितने से करेंगे? हमने कहा 50,000 इंटू कितना हुआ भाई? 30। ऐसा? अच्छा, पेबल 20,000 इंटू, सॉरी 30,000। 30,000 इंटू कितना हुआ? 1830। अब आगे आते हैं, एडवांस कितने से? 20,000। अब बताएं कितना हुआ? कहां गए 61 वाले? अब आए, एग्जाम्पल से समझाता हूं सर, आपको एग्जाम्पल समझ में आएगा। सर साजिद ने कहा इस मर्तबा कैफ के ग्रुप बी के पेपर्स की जो है फीस है सिर्फ $60 है। कितनी है? $60। कितनी रख दी सर साजिद ने? कर लो गरीबों, कर लो। सही है? क्यों? सारे कॉन्सेप्ट आउट हैं इसके। सॉरी, सही, आ जाए। सही है सर, $60 कर दी। सपोज करें सुहेब ने जब फीस जमा कराई, उस वक्त जो है 300 का डॉलर था। सर साजिद ने कहा भैया हमको तो डॉलर चाहिए। 300 का डॉलर था। सुहेब ने कितने पैसे जमा करा दिए? 18,000। ऐसा ही है? अब क्या हुआ? डॉलर 320 का हो गया। सुहेब क्लास में बैठा हुआ था, सर साजिद ने उसको बाहर निकाला। बोला देख सुहेब, तूने जब फीस जमा कराई थी ना, तो $1 300 का था। अब $1 कितने का हो गया? तो 60 × 20 कितना हो गया? 1200 रुपए। बोला और निकाल 1200। सुहेब देगा? सुहेब देगा? बोलेगा सर क्या हो गया, मैंने आपको जब फीस जमा कराई थी डॉलर में जमा कराई थी, वो डॉलर उस टाइम पे 300 का था, मैंने आपको उस हिसाब से दे दिया। बाद में अगर डॉलर
320 का हो रहा है तो सर मैं क्यों आपको 20 रुपए ज्यादा दूं, आप डॉलर को खुला करा लें। सही है सर। तो इसका मतलब क्या है सर, एडवांस हमने अगर दे दिया, एक पेमेंट अगर हमने कर दी ना, अब भाई उस पे कैसा एक्सचेंज गेन लॉस। तुम लोगों ने 61 क्यों कहा, तुम लोगों ने इसको भी 61 पे ले आए। सर मेरा तो सर रिस्क खत्म ना, मैंने एडवांस में पेमेंट कर दी। लर्निंग आउटकम लिखो इस सवाल का, बस रजिस्टर पे लिख ले, अभी आने वाले। नो एक्सचेंज गेन लॉस, नो एक्सचेंज गेन लॉस on advance amount, no exchange gain loss on advance amount। क्या हम क्लियर है सर कि एक्सचेंज गेन लॉस, अगर आपने एक दफा पेमेंट कर लिया, अब एक्सचेंज रेट कम हो ज्यादा हो, हमने कहा भाड़ में जाए, हमें कोई परवाह। क्या हम यहां तक क्लियर हैं, पक्की बात है। चलें सर अब आगे आते हैं। हमारा यहाँ पे ईयर एंड क्या है, कुछ बताया इसने? 31 दिसंबर। अब आ जाएं, सबकी तवज्जो इधर। ट्रांजैक्शन डेट पे, ये ट्रांजैक्शन डेट, ये दोनों ट्रांजैक्शन डेट है। सही है सर, हमने कर लिया। अब हमने कहा हम किस पे आ गए, रिपोर्टिंग डेट। रिपोर्टिंग डेट क्या है हमारी? 31 दिसंबर 16। इस दिन हमें रीमेजर करना जरूरी है। किसको? मॉनेटरी आइटम, पेबल। $30,000 की अभी भी हमारे पास लाइबिलिटी है। हमने सोचा था 61 के हिसाब से पे करना पड़ेगा 18। अब देखो क्या चल रहा है रेट, 61.2। 61.2 है सर। तो हमने कहा, हम आए और हमने कहा 30,000 मल्टीप्लाई बाई 61.2 माइनस 60 कितना हो गया? 6,000। ऐसा ही है क्या? एंट्री बनाऊंगा, एक्सचेंज लॉस डेबिट कितना हुआ भाई? 6,000। क्या हम यहां तक क्लियर है सर? हमने कहा हमारा सर ये एक्सचेंज लॉस कहां जाएगा? पीएनएल में। नुकसान हो गया। पहले हमें लगता था कि $1 का पड़ेगा, अब हमें पता चल रहा है कि 61.2 का पड़ेगा। जब हमें सेटल करना पड़ेगा तो 6,000 ज्यादा। अब आगे जाते हैं, वही बात, नुकसान, मुल्क का नुकसान, मेरा नुकसान। सेटल कब कर रहा हूं? जनवरी 17। क्या रेट चल रहा है सर? 31 जनवरी 17 को क्या रेट चल रहा है मेरा बच्चा, जल्दी बताएं। 61.5। तो अब बताएं सर, अब मैं सेटलमेंट कर रहा हूं, पेबल कर रहा हूं डेबिट। टोटल मेरे पास लाइबिलिटी कितने की थी? 1830 प्लस 6,000 1836। मानते हो? 1836,000। सही है सर। बैंक से कितने पैसे गए? 30,000 इंटू 61.5 कितना हुआ भाई? 1845। तो एक्सचेंज लॉस कितना हुआ? 9,000। क्या मैं क्लियर हूं? चलें कॉपी करें। चलो एक टैक्स में बताएं तुम लोग, अभी सिलेबस में ये चीज़ है कि नहीं, लेकिन मैं एक वो दे दूं। तो मैं बताया कि एक बंदा यहां से बैठकर बाहर से डॉलर कमा रहा है सर्विसेज के थ्रू, बताओ उसके ऊपर कितना टैक्स लगता है? अगर मैं यहां से बैठकर, आप यहां से बैठकर अमेरिका में किसी कंपनी की अकाउंटिंग बुक कीपिंग कर रहे हैं और उसके पैसे पाकिस्तान में मंगवा रहे, तो कितने % टैक्स है? 1%। खत्म। अगर आपने 1 करोड़ रुपए कमाए, सरकार कहती है हमें 1 लाख दे और बाकी 99 लाख तेरे। मेरे दोस्त है जो करता है, तो उसका विथहोल्डिंग हो रहा था 2%, तो फिर उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई थी पाकिस्तान मैं अब अच्छा इस पे अब 1% वैसे इसका रेट 1% है, लेकिन एक और है पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सचेंज बोर्ड।
और अच्छी चीज़ ये उसमें हमारी अकाउंटिंग सर्विसेज भी आती हैं। अगर आप अपने आप को वहाँ पे रजिस्टर्ड करा दें तो फिर वो 0.25% होगा, मतलब आप 1 करोड़ में से 25,000 का टैक्स थे, टाटा बाय बाय। और सर इनको इतनी छूट क्यों दी हुई है? अरे मुल्क में डॉलर लाते हैं। इंडिया की पिछले साल सर इंडिया 192 बिलियन डॉलर उनके लोगों ने कमाए बाहर से, और पता है पाकिस्तान ने कितने कमाए? 6 बिलियन। अब आप फर्क देखें, वो कहां और हम। तो बच्चे भी ना शुरू में सुस्ती में है ना। वन 4880 आ रहा है। चले भाई, एडवांस कितना है? 3 मिलियन, ऐसा ही है जी। क्यों सर एक्सचेंज गेन क्यों आएगा आगे जाके हमें? अब हम लोग स्ट्रांग हो रहे हैं ना सर करेंसी वाइज। चले यहाँ पर कितना 55% था, ऐसा ही है, मल्टीप्लाई बाय 99 कितना हो गया सूदी इदारे से? 8167,500। पेबल कितने परसेंट था सर? 15% या 25% है? अच्छा एडवांस 20 था, ऐसा ही है। हाँ भाई कितना पेबल? 3712। अच्छा और एडवांस कितने से? तो सर मुझे बताएं पीपी कितने से रिकॉर्ड हुआ? 14। ऐसा ही है सर, पक्की बात है। फिर आगे आते हैं। सर हमने सोचा था 150 के इंटू 25% कितना बना था हमारा? 37,500। ये हमने कहा सर हमने सोचा था 37,500 डॉलर्स हमें कितने में पे करने पड़ेंगे? 99 में। अब रेट क्या चल रहा है? तो मेरा फायदा हुआ कि नुकसान? फायदा है ना सर, मेरी लाइबिलिटी कम हो रही है। इंपोर्टेड, मुल्क का फायदा मेरा फायदा। पेबल डेबिट और क्रेडिट क्या करूंगा? एक्सचेंज कितने से? हमने कहा 150 के इंटू 25% मल्टीप्लाई बाय 99 माइनस कितना हुआ? 70,000। मानते हो? आगे बढ़े। अब हमने कहा सर जब सेटलमेंट कर लें उस टाइम पे मुझे बताओ मेरी लाइबिलिटी कितने की हो गई थी? 3712,500 की थी, 75,000 से कम कर दी थी तो कितने की बची थी? 37,500। माइनस 75,000 कितना हुआ भैया? 5। ऐसा ही है। सूदी दारा कितने से? हमने कहा सर कितना पे करना पड़ा? 150 के इंटू 25% इंटू 98 तो एक्सचेंज गेन कितने का हो गया या लॉस हुआ? कितना हुआ? एक्सचेंज हमने सोचा था 97 के हिसाब से पेमेंट होगी लेकिन हुई कितने के? 98। 37,500। सर क्या हम यहां तक क्लियर हैं? पक्की बात है। अब
सर देखें अब तक जो है ना तुम लोगों को इसमें ना कोई ज्यादा मसला नहीं हुआ, पूछो क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी रुपीस और डॉलर की बात हो रही थी। बट एग्जामिनर कैन बी नॉटी, है ना सर? वो आपको बोल दे तू पाकिस्तानी रुपीस की, मैं डॉलर और पाउंड्स की बात करूंगा, मैं डॉलर और यूरो की बात करूंगा। अब पता है बच्चे को मसला क्या आता है? अब जरा एक कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट देने लगा हूं कि यार मल्टीप्लाई करूंगा या डिवाइड करूंगा। देखो अब मैं तुम्हें बताता हूं, एग्जामिनर जो है ना कोट के तरीके होते हैं, एक होता है डायरेक्ट कोट, एक होता है इनडायरेक्ट कोट। फॉरेन करेंसी का ये कॉपी कर लें तो वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोट समझते हैं। $1 इज इक्वल्स टू, अभी इसने हमें जैसे बता दिया भाई आज का रेट बताओ, आज का रेट क्या चल रहा है डॉलर का? 286। $1 इज इक्वल्स टू 286, ऐसा ही है। 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी इज इक्वल्स टू हाउ मच यूनिट्स ऑफ लोकल करेंसी। सही है सर? मैं कह दूं 1 FC इज इक्वल्स टू XLC, ये होता है हमारे पास डायरेक्ट कोट। क्या होता है सर? डायरेक्ट कोट, समझे सर? अब एग्जामिनर शरारती होगा, वो आपको इनडायरेक्ट कोट भी दे सकता है। बोलेगा आजा, उसने कहा भैया 1 PKR कितने डॉलर के बराबर है बता मुझे। अब तुम कैसे निकालोगे? 1 डिवाइडेड बाई 286, है ना सर? करो जरा 1 डिवाइडेड बाई 286, बहुत सारे जीरो आ जाएंगे। हसबे जाएगा वो कैलकुलेटर भी 10 की पावर को शो करेगा, है ना? $0.349 है, समझ रहे हैं सर? अब अगर एग्जामिनर ने तुम्हें इस तरीके से दे दिया, सही है सर, तो क्या करोगे? ये होता है 1 लोकल करेंसी इज इक्वल्स टू X फॉरेन करेंसी। इसको हम बोलते हैं, अब सर याद रखना सब बच्चे इधर, बच्चा, अच्छा ये तो मैंने सिर्फ तुम्हें PKR और डॉलर की बात बोली, वो घुमाएगा, वो बात कर देगा कतरी रियाल, सही है, वो बात करेगा बहरेनी, सही है, वो कोई इस वक्त 1000 से ऊपर का कुछ चल रहा है, सही है। तो हमने कहा कि जब वो ये बातें करेगा कि भाई तू डॉलर से ये, तब हमारा बच्चा पता है किसमें परेशान होता है, उसको समझ में नहीं आता कि यार आंसर कैसे लाऊं। अब देखो मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं क्यों। सर अब तक कैसे आ रहा था आंसर? हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, मानते हो? हम क्या कर रहे थे? लेकिन अगर हमें रेट इस तरीके से दिया हुआ होता तो हमें डिवाइड करना पड़ता। अगर रेट हमें इस तरीके से दिया हुआ होता तो हमारा आंसर डिवाइड करके आता। देख लेते हैं सर कैसे आए। 150 के मल्टीप्लाई बाई 25% डिवाइडेड बाई 0.00349 आ रहा है ये 3675 000 पहुंच रहे हो? अच्छा हमने तो रेट ही डिफरेंट। अच्छा इसी के रेट के हिसाब से हम जाते हैं। 1 डिवाइड बाई 98 करो भैया, कितना आ रहा है? 1 डिवाइड बाई 98, हम इसके रेट के हिसाब से चलते हैं। 0.0102, अब करो 0.0102, पहुंच रहे हो 3675 000 आसपास पहुंच गए? क्योंकि हमने बहुत सारे इसके आगे भी फिगर होंगे, हमने नहीं ली है ना सर। पॉइंट समझे सर? के सर कभी ये हमें ये डायरेक्ट, अब मैं शरारत की तरफ डिस्कस कर रहा हूं, पहली शरारत आ रही है दूसरी क्लास के एंड में। सर कभी हमें यूजुअली ये दे देगा, लेकिन जब उसका मूड खराब हुआ तो हमें बोलेगा बेटा इस तरीके से तुझे रेट देना, अब निकाल के बता। अब तुम्हें कब मल्टीप्लाई करना है, कब डिवाइड करना है, इसकी एक जुगाड़ बता रहा हूं, दिमाग में बैठा लो। इसकी एक जुगाड़ है, इसको दिमाग में बैठा लो, जिंदगी में कभी इस पर टेंशन नहीं आएगी। मुझे मल्टीप्लाई कब करना है, मुझे डिवाइड कब करना है। तुम्हें यह सोचना है कि मेरी करेंसी स्ट्रांग है या वीक है, हमारी करेंसी स्ट्रांग है या। सर अगर मेरी करेंसी, जैसे पाकिस्तानी रुपये यहां पे हमें नजर आ रहा है भैया, एक पाकिस्तानी इज इक्वल टू 0.00349, तो मेरी करेंसी क्या है? वीक है, तो मेरी करेंसी में अमाउंट ज्यादा आएगा। अब मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके, क्या कहा मैंने कि सर मेरी करेंसी स्ट्रांग है या
मुझे सबसे पहले अपने आप से ये सवाल करना है, अगर मेरी करेंसी वीक है तो मेरी करेंसी में अमाउंट क्या आ जाएगा, ज्यादा आएगा। और अगर मेरी करेंसी स्ट्रांग है, जैसे अगर भी मैं डॉलर वाला होता और रुपीस में ट्रांजैक्शन होती, तो मेरी करेंसी में अमाउंट क्या आएगा, कम आएगा। तो इसको समझना पेपर में, वो अभी इसको अगले सवालों में देखेंगे भी, वो तुम्हें ये भी देगा ये भी देगा। सही है सर? अगर ये देता है तो जिंदगी गुलजार है, लेकिन अगर वो इनडायरेक्ट कोट पे आया तो तुम्हें अपने आप से सवाल करना है। पहला सवाल, मेरी करेंसी स्ट्रांग है या? सही है सर? तो अब इसको लिखो, इसको कहीं डॉक्यूमेंट करो ताकि हम सर भूले नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बिफोर स्टार्टिंग क्वेश्चन, बिफोर स्टार्टिंग क्वेश्चन always analyze your local currency is strong or weak. local के साथ लिख लो functional. Before starting question, always analyze your local currency is strong or weak. फिर अगली लाइन में लिखो, if local currency is strong, if local currency is strong, if local currency is strong, then amount in local currency, then amount in local currency will be less, will be less and if local currency is weak, and if local currency is weak, then amount in local currency will be more. Then amount in local currency will be more. अब सर इस कॉन्सेप्ट के ऊपर एक सवाल भी बनता है। नहीं बहुत टाइम है अभी सर। पेज नंबर 8 पे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 6 से हैंड आउट का, बल्कि मैं आपको पेज नंबर कौन सा पड़ेगा, ये आपका पड़ेगा हैंड आउट का पेज नंबर 8 ऑफ 24 ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 से सवाल एक, ये आखिरी सवाल है आज की क्लास का। सवाल का नाम है बटलर। बटलर से आपके दिमाग में कौन आता है? आ जाए सर। कौन वर्ल्ड कप के फाइनल में कौन पहुंचेगा इस दफा? पाकिस्तान से पहुंच जाएगा? नहीं सर। इंडिया इंग्लैंड मुझे लगता है ज्यादा सर। सर ऑस्ट्रेलिया सर, बट न्यूजीलैंड, इंडिया इंग्लैंड मुझे लगता है सेमीफाइनल में शायद हम इंशाल्लाह खेलेंगे। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, स्ट्रांग है सर, पाकिस्तान बहुत स्ट्रांग है। साउथ अफ्रीका का हमेशा यही लगता है। साउथ अफ्रीका वो बच्चा है जो क्लास में तो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, पेपर उससे नहीं निकलते। आ जाए। आइडेंटिटी बटलर has a reporting date of 31st and functional currency of dollar। अब functional currency क्या है भैया? On 27 नवंबर X6 Butler PLC buy goods from a Swedish supplier for SWK Swedish kron 3,24,000। सर हमारी करेंसी यहां पे कौन सी है और सामने कौन सी करेंसी है? On 19 दिसंबर 20x6 बटलर PLC pays the Swedish supplier in full। बटलर PLC ने स्वीडिश सप्लायर को फुल पेमेंट कर दी। सर यहां पे क्या कोई रिपोर्टिंग डेट आ रही है? नहीं सर। उससे पहले ही एक्सचेंज रेट वर एज फॉलोड। अब एक्सचेंज रेट देख के बताओ हमारी करेंसी स्ट्रांग या वीक? सर अगर हमारी करेंसी स्ट्रांग है तो 324 उसकी करेंसी में, हमारी करेंसी में ज्यादा होगा कि कम होगा? हमारी करेंसी में कम होगा। शुरू हो जाओ, ये सवाल तो 2 मिनट का है, अभी शुरू करो।
हमारी करेंसी में क्यों होगा सर? कम होगा अमाउंट। क्यों सर? हमारी करेंसी स्ट्रांग है। $1 के अंदर 11 करोड़ आ रहे हैं, है ना सर? तो हमारी करेंसी में अमाउंट क्या हो जाएगा? कम। अब आपको अब ये देखना है डिवाइड करके कम आ रहा है या मल्टीप्लाई करके? डिवाइड करके। नहीं सर, देखें अगर इधर हम गौर से देखें तो $1 के अंदर हमारी करेंसी इस सवाल में क्या है सर? डॉलर। कितने करोड़ आ रहे हैं? 11। तो हमने जब ये एनालाइज कर लिया तो हमने कहा हमारी करेंसी स्ट्रांग है। हम ₹1 हमारा उनके 11 रुपए के बराबर है। कितने रुपए के बराबर है सर? तो जब हमारी करेंसी स्ट्रांग है तो जो 324 उनकी करेंसी में अमाउंट आ रहा है, हमारी करेंसी में से कम ही आएगा। अब हमें देखना है कम बनता कैसे, मल्टीप्लाई करके या डिवाइड? डॉलर तो दिया हुआ है ना हमें। आप ये कहेंगे कि पहले हम इसको करोड़ को कन्वर्ट कर दें कि 1 करोड़ कितने डॉलर में होगा? जरूरत नहीं ना, फिर मल्टीप्लाई कर। तो हमने कहा हम डायरेक्ट देख लें क्या हमारी करेंसी में अमाउंट हो गया। कितना एक्सचेंज गेन लॉस आ रहा है? निम्रा, कल की क्लास का टाइमिंग क्या रखा है? यही रख दें? चलें ठीक है, ओके। अच्छा सुनो, हैंडआउट का क्या वक्त, कितना टाइम लगेगा? फास्ट करें 10-15 मिनट क्लास में, ठीक है? ओके कोई चले, ओके ओके। चले सर, कितना एक्सचेंज गेन लॉस आ रहा है? हमारी करेंसी स्ट्रांग है, पक्की बात है। सर गुड्स हम कब खरीद रहे हैं, किस दिन खरीद रहे हैं गुड्स? 27 नवंबर। कितने के? 3,24,000 स्वीडिश क्रोन। क्या एंट्री बनाऊंगा सर मैं? परचेज बड़े हो गए हो, परचेजेस नहीं कहेंगे, इन्वेंट्री। प्रैक्टिकल लाइफ में ना कोई कंपनी परचेजेस की एंट्री नहीं बनाती, क्या डेबिट करती है? इन्वेंट्री। क्रेडिट क्या करेंगे? अब हमें ये पता है कि सर हमारी करेंसी स्ट्रांग है तो 324 से तो कम ही अमाउंट आएगा। अब वो कम अमाउंट कैसे आएगा? डिवाइड करके, यहाँ पे है ना सर। तो 3,24,000 डिवाइडेड बाय 11 पॉइंट कितना हुआ? 2905। बढ़े आगे। सर अब सेटलमेंट कब हो रही है? 19 दिसंबर। अब मुझे बताओ 19, हम यहां पर जो हैं इंपोर्टर हैं। अब करेंसी स्ट्रांग हो रही है हमारी या वीक हो रही है? वीक हो रही है, मतलब करेंसी अभी भी ओवरऑल तो स्ट्रांग है, लेकिन पहले के मुकाबले में पोजीशन हल्की हो गई। पहले $1 हम देते थे तो हमें 11.15 करोड़ मिल जाते थे, अब $1 पे 10.93, तो अब हमें कम पैसे मिल रहे हैं ना सर। तो हमने कहा हमारी करेंसी वीक हो रही है। अगर करेंसी वीक तो नुकसान किसका? इंपोर्टर का, है ना सर। तो अब आते हैं सर, पेमेंट सूदी इदारे से कितने पैसे गए? 3,24,000 डिवाइडेड बाय कितना हुआ? 296। और हमने कहा पेबल कितना था हमारे पास? 29058। तो एक्सचेंज लॉस 585। क्लियर है यहां तक? हम आसान लग रहा है अब तक IAS 21? बस सर मेजॉरिटी आपने जो मुश्किल चीजें तो उसकी वैसे भी कर ली। बच्चा पता नहीं क्यों परेशान होता फिरता है एंड तक, सर वो डिवाइड करना होता है मल्टीप्लाई। मेरी करेंसी स्ट्रॉन्ग
तो अमाउंट कम आएगा। अब भाई तेरा डिवाइड से आ रहा है मल्टीप्लाई से, मेरी करेंसी वीक तो अमाउंट, ये चीज याद रखना, तो MFA में भी काम आएगी। MFA में भी इसका थोड़ा सा टच है, फॉरेक्स के नाम से एक वहां पे है, सही है, तो आपको वो टच उसका हल्का सा टच है। अच्छा होमवर्क पे आते हैं। होमवर्क कितने लोगों ने किया ऐसा, हाथ उठाएं, माशाल्लाह। बेटा हैंडआउट सॉफ्ट में तो था, जब तेरा ही दिल ना चाहे तो बहाने हजार, सही है। क्यों नहीं करते सर हम होमवर्क, क्या क्यों, कहाँ बिजी होते हैं? क्लास में पढ़ लेते हैं, आखिरी के 20 दिन में पढ़ के पास हो जाए ना, और लोगों को यकीन नहीं है। एक शेर मुझे यहाँ पे आ रहा है, लेकिन इसके लिए इतना रेलेवेंट नहीं है, बट है थोड़ा सा। कुछ बच्चे जो होते हैं ना, जो कि मैंने देखा है ना, जो इतने पढ़ते नहीं है, लेकिन वो ना पास हो जाते, तो उनके कभी कभी ना दोस्तों को भी, ये तो पढ़ता ही नहीं था, ये पास हो गया, मैं इतना पढ़ता था, मैं रुक गया। तो खैर वो एक तो शेर याद आ रहा है, सवाल जहर का नहीं था वो तो मैं पी गया, सवाल जहर का नहीं था वो तो मैं, तकलीफ लोगों को तब हुई जब मैं जी गया। सही है सर। तो बेसिकली हर बच्चे को अल्लाह ने खैर अलग अलग बनाया है। तो आए सर होमवर्क पे आते हैं। होमवर्क में मैंने दिया था क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर, और जो कि माशाल्लाह आप लोगों ने बिल्कुल इग्नोर किया, जैसे दुनिया में बहुत सारे लोगों ने आपको इग्नोर किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 3 का भाई मुझे बताओ, क्वेश्चन नंबर 3 में 31 दिसंबर को एक्सचेंज गेन आ रहा है, लॉस आ रहा है? गेन आ रहा है, पेबल है, कितने का? 30,000। और 31 मार्च को कितने का? 40,000। ऐसा ये जिन अजीम मस्तियों ने नहीं लिखा वो आंसर लिख लें। 31 जो है दिसंबर को 30,000 का गेन है, और 31 मार्च को 40,000 का। अच्छा अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 31 दिसंबर को कितने का गेन आ रहा है, लॉस आ रहा है? कितने का? 20,000। और 31 मार्च को कितने का? 40,000। 31 दिसंबर को जो है हमने कहा लॉस आ रहा है, और 31 मार्च को, 31 मार्च x7 कर लें, यहाँ पे हमने x7। अच्छा इसके बाद मैंने MCQs भी दिए थे। MCQs पे आप नौजवानों शर्म नहीं आती ना, जिन्होंने होमवर्क नहीं किया, फुल पार्टी सीन ऑन है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया था, क्या आंसर है? ए आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 MCQs का ए आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 बी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 ए। सही, ए बी और ए, यहां तक हम क्लियर हैं? चलें सर अब आते हैं आपके फेवरेट स्टोरी टाइम, बट उससे पहले रिवाइज कर लेते हैं ना आज की क्लास। हैंड आउट आ रहे हैं, और जिनको नहीं मिलेंगे वो मिस निमरा से जाते हुए ले लें। सही है सर? सर आ जाए क्विकली सब बच्चे इधर। नहीं, हाँ इसमें देखो, इसमें तो नजर साफ आ ही जाएगा ना कि मेरी एक फॉरेन करेंसी कितनी। इसमें वैसे हर सवाल में आदत बना रहे कि मेरी करेंसी स्ट्रांग है या वीक है। सही है सर। IS 21 स्कोप में हर तरह की फॉरेन करेंसी हमारे सिलेबस में पूरा नहीं है। मॉनिटरी आइटम 3 डेट्स पे ट्रांसलेट होते हैं। ट्रांजैक्शन डेट नो गेन लॉस, रिपोर्टिंग डेट PNL, और हमने कहा सेटलमेंट डेट गेन लॉस PNL। फिर हमने कहा सर जब भी एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन होती है 2 केसेस होते हैं, FOB और FOB बेसिस गुड रिस्क एंड रिवॉर्ड कब ट्रांसफर होगा? जब हमने कहा उसके हमारे जो है एक्सपोर्टर के पोर्ट पे वो जो माल लोड करा दिया, उसने कहा भैया रिस्क एंड रेवेन्यू CNF में जब तक हमारे मुल्क में नहीं आ जाता। आगे बढ़े, क्या पढ़ा सर? हमने आगे बढ़ते हुए पढ़ा कि हमारे पास जो है एडवांस जो होता है उसके ऊपर एक्सचेंज गेन लॉस का इंपैक्ट। फिर हमने सर पढ़ा कि किसी भी सवाल में देखना है हमें कि हमारी करेंसी स्ट्रांग, या अगर स्ट्रांग है तो हमारी करेंसी में अमाउंट कम होगा, वीक है तो। अब आए सर एक सवाल, मासूमाना सवाल। कितने लोग, अब तो माशाल्लाह आप लोगों को टाइम भी हो गया, FC भी क्या सब कुछ है, कितने लोग इस फील्ड में अपनी पसंद से आए थे, खुशी से?
और कितने लोगों को मजा आ रहा है यहाँ पे? कुछ लोगों को मजा भी नहीं आ रहा है ना सर? आ जाए। अब आते हैं सर हमारी फील्ड। एक बात तो देखो, सबसे पहले दिमाग में रखो कि ये फील्ड अगर कोई मुझसे पूछे ना तो मुझे टीचिंग में ज्यादा मजा आता है। सही है, हमारी फील्ड आपस की बातें थोड़ी सी बोरिंग है। When it comes to, मैंने सबसे ज्यादा अपने कैरियर में एंजॉय किया यूनिलीवर को, इसलिए कि नहीं कि कंपनी बड़ी थी, उसमें काम बड़ा अच्छा था, जो तुम लोग कॉस्टिंग में डिसीजन मेकिंग करते हो वो। अब चलेगी सर, एक बात है कि इस वक्त आपकी फील्ड जितनी डिमांडिंग है उतनी डिमांडिंग सिर्फ एक ही फील्ड आपको टक्कर दे सकती है, वो है आईटी। और आईटी के अंदर भी ज्यादातर आपका जो है वो लोग जो कि एआई पे काम कर रहे हैं अभी, वरना सर अकाउंट्स को कोई और टक्कर। अब आए सर इसके पीछे की वजह समझते हैं। यही IAS 21 से भी थोड़ा सा लिंक है। सर आपको पता है कि इस वक्त हमारी ऑफिस में एक खातून है, अकाउंटेंट थी, ACCA पार्ट क्वालिफाइड। ACCA अंग्रेजी अच्छी। कितने लोगों को लगता है कि उनकी अंग्रेजी अच्छी है? सही है, अंग्रेजी थोड़ी सी अच्छी थी उनकी। अभी वो मतलब मेरे पार्टनर का एक सेटअप है, उसमें वही इंटरनेशनल काम का, उसमें वो जॉब कर रही थी। उनकी पे थी 80,000 रुपये। ACCA पार्ट क्वालिफाइड, काम में भी कोई बहुत ज़्यादा खास नहीं थी। थोड़ा बहुत मेरा भी उनसे वास्ता तो मुझे आइडिया है। सर ACCA पार्ट, उसका टोटल तजुर्बा होगा उसके बाद 2-2.5 साल का। अभी उसकी जॉब लगी है 1:30 की। 1:30 की जॉब लग रही है उसके पास, जिसका 2-2.5 साल का तजुर्बा है। और ACCA भी क्या है, पार्ट क्वालिफाइड, 7-8 पेपर रहते हैं। फाइनेंस की फील्ड में एकदम से बूम आया हुआ है और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है BPOs। BPOs क्या होते हैं? बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। देखिए सर, जब कोविड आया ना 2019 में, तो गोरे ने ये काम किया कि उसने कहा कि यार अब पैसे तो है नहीं, रिसेशन आ रहे हैं, तो उसने कहा कि यार सस्ते लोग ढूंढो, कॉस्ट कटिंग पे आओ। और जब कंपनीज कॉस्ट कटिंग पे आई तो उनके माइंड में सबसे पहले आया कि पाकिस्तान, इंडिया, बताइए सबसे सस्ते मुल्क है पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश ना। अब वहां से जब आई तो उनको एक देखो, भारत हमसे बहुत सारी चीजों में आगे, अकाउंट्स में थोड़ा सा पीछे। आपको पता है आज इंडिया में क्वालिफाइड CA को जॉब मिलना मुश्किल है। यहाँ पर सर वैश्यू में लोग बोले यार क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हमें दो, हमें वो बंदा चाहिए जो कि क्वालिफाइड क्या हो, CA हो। पाकिस्तानी CA की सर माशाल्लाह ये वर्थ है, अब तो दुनिया मानती है। सही है, आप जाएं US के अंदर, वो कहता है भैया ACCA नहीं चाहिए, इंडियन पाकिस्तानी CA चाहिए। अगर एशिया से कोई चाहिए तो कौन चाहिए? और अब हुआ क्या कि सर जब 19 में हुआ तो सारा काम जो है ना, लोगों ने कहा कि भैया हम जो है नीचे फेंकते हैं। और नीचे फेंकने के लिए हमारे पास आ गया फाइवर अपवर्क। फाइवर अपवर्क मैंने बताया था जितनी भी गालियां तो इजरायली कंपनी है। सही है, इसराइल ने जो है ये बनाया। अब सर उसकी वजह से हो क्या रहा है, अब ये बात सुनना सर। नौजवान जो आपके जैसे, एक तो नौजवान, दूसरा जिनकी आदतें बिगड़ी हुई। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो रात को नॉर्मली 2 बजे या उसके बाद सोते हैं? 5 बजे माशाल्लाह, फजर पढ़ के ना 5:06 पे फजर का टाइम दाखिल होता है। शैतान हावी है। सही आ जाए सर। अब उन्होंने कहा नौजवान रातों को तो जागते ही हैं और पता नहीं क्या काम करते हैं, तो बोला कि इनको फिर कुछ ऐसा काम करा। आप सुनिएगा सर, इस वक्त BPOs आ गई हैं और वो कह रही हैं कि भैया वो, और सारे नौजवान उस तरफ जा रहे हैं। नौजवान अब आपको बताता हूँ, वो कह रहे हैं कि भैया जो 6 से लेकर रात के 3 बजे तक या 7 से 4 काम कर सकता है तो आजा हमारे पास। अगर तेरी मार्केट वर्थ है 70,000 रुपए तो हम तुझे 1.5 लाख देंगे। कितने देंगे? अब हुआ क्या कि नौजवान जो है ना BPOs में शिफ्ट हो रहे हैं। यार बोलते हैं पैसे किसको बुरे लगते हैं। अब जब वो BPOs में शिफ्ट हो रहे हैं, और सर अगर आप क्वालिफाइड CA ना, तो BPOs आपको, अगर आप रात के टाइम पे काम करते हैं तो स्टार्टिंग पैकेज 4-4.5 लाख है। 7 से अगर आप 4 कर रहे हैं, और अगर आप क्या हैं, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो आपको 4-4.5 लाख। अब देखो ये काम आदमी तब तक कर सकता है जब तक शादी ना हो। शादी के बाद ये रूटीन मुश्किल होती है। तो सर अब हो ये रहा है कि नौजवान हजरात जो है सारे चले गए BPOs में।
अब इंडस्ट्री में कौन रह गए? बाबे, सही है, मतलब बुजुर्ग हजरात रह गए। अब जब बुजुर्ग हजरात इंडस्ट्री में रह गए या जिनकी शादियां वादियां हो गई हैं, अब इंडस्ट्री को नए लोग नहीं मिल रहे। मेरे पास एक बंदे का फोन आया, बोला मुझे बंदा चाहिए। मैंने कहा देखो आपको एक तो आपके पैसे कम है, दूसरी बात मैंने कहा कि यार ये जो नौजवान है ना, इसको आप सैटरडे को अब नहीं बुला सकते। मैंने कहा अब इसके नखरे अलग है। मैंने कहा जितने भी सेठ साहब जो सैटरडे ऑन रखते हैं ना, मैंने कहा उनको आहिस्ते आहिस्ते क्या करना पड़ेगा। अब पढ़ा लिखा आदमी बोलते तेरे पास क्यों आऊं भाई? तो अब आप लोगों को बस फोकस ये करना है। देखो मैं हमेशा कहता हूं हमारी सीए की फील्ड का मरा हुआ हाथी भी जो है ना बहुत वैल्यूएबल होता है, सही है। जिस बच्चे ने आर्टिकल्स कर ली ना और वो किसी भी फर्म से मैं उसको कहता हूं कि आज अगर उसके पास जॉब नहीं है और वो बीपीओ में काम करने के लिए रेडी है, तो मैं उसको सीए फाइनलिस्ट आर्टिकल्स वो देख ले। जिन बच्चों के पास नहीं, हैंड आउट दे दो, उधर ही दे दे। तो मैं गारंटी देता हूं सीए फाइनलिस्ट आर्टिकल्स कंप्लीटेड, उसको 2 लाख की नौकरी मैं लगवा के दूंगा इंशाल्लाह। सही है सर। सीए फाइनलिस्ट को कंडीशन क्या है? 6 से 3 में या 7 से 4 में काम करना है। सर लेकिन मुझे नौकरी नहीं करनी, धंधा करना है, फिर उसके ऊपर अगली क्लास आ जाएंगे। सर देखिए मैं फिर कभी बात करूंगा, लेकिन बिजनेस जब करना है तो मैं पर्सनली एक बात बताऊं, सर्विस इंडस्ट्री को मैं इतना पसंद नहीं करता हूं। अगली क्लास में इसके ऊपर बात करेंगे। और उसको एक्सपेंड करो, मतलब अब्बू के बिजनेस को आके भी एक्सपेंड नहीं किया, वही कष्ट, क्या फायदा है ना। चले सर, कल अगली क्लास कल है सेम टाइम 11:30 से इंशाल्लाह।